क्रीमिया को फिर हासिल करने का जो खाका है वो तैयार कर लिया है, यानी अब ज़ेलेंस्की एक कदम आगे बढ़ गए। ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि अब तो खाका भी तैयार हो गया है। क्रीमिया पर बहुत जल्दी हमला करेगा यूक्रेन। क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने का यूक्रेन की तरफ से सनसनीखेज प्लान तैयार हो गया है। रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाले ब्रिज कर्च ब्रिज को तबाह कर देगा यूक्रेन, ये खबर सामने आ रही है। और यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ने बनाया क्रीमिया प्लान। राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने यह प्लान पब्लिश किया है क्रीमिया वापस लेने के लिए। दानिलोव ने 12 सुझाव दिए हैं। तो क्रीमिया को लेकर लगातार देखिए प्लानिंग भी चल रही है, उसको लेकर इस तरह से योजना भी बनाई जा रही है और चेतावनी तो लंबे समय से दी ही जा रही थी। लेकिन हमें यह याद रखना है कि क्रीमिया बकौल पुतिन वो रेड लाइन है कि जिसको क्रॉस किया गया तो फिर दुनिया तबाही की तरफ मुड़ जाएगी, यानी कि विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। इस बात को पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बावजूद इसके ये प्लानिंग बनाई जा रही है, बावजूद इसके ये योजना और इसका ऐलान लगातार किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रीय सचिव ने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया है और अब आपको हम विस्तार से बताते हैं कि क्रीमिया वापस लेने का यूक्रेन का ये प्लान है क्या, ये पूरी प्लानिंग योजना है क्या। तो यूक्रेन का क्रीमिया प्लान होगा महासंग्राम। क्या है वो प्लान? यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव ओलेक्सी दानिलोव ने विस्तार से यह प्लान बताया है, डिटेल में इस प्लान को बनाया है। दानिलोव ने अपने प्लान को बाकायदा फेसबुक पर शेयर भी किया है, सोशल मीडिया पर उसको रखा भी है, पब्लिक डोमेन में रखा है। क्रीमिया वापस लेने के लिए क्रीमिया पर हमला करना होगा, यानी कि उस पर एक फाइनल असॉल्ट अटैक करना पड़ेगा। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक, क्रीमिया ब्रिज पर बड़े हमले करेगा यूक्रेन। यह प्लानिंग का बड़ा हिस्सा है क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करना। 19 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर हमले का खाका तैयार किया गया है और इसके पहले भी आपको याद होगा कि क्रीमिया ब्रिज को टारगेट किया गया। यह ब्रिज क्रीमिया से रूस को जोड़ता है, एक तरीके से वो कनेक्टिंग लाइन है जिसको किसी भी कीमत पर पुतिन नहीं चाहेंगे कि उस पर हमला हो। पिछले साल अक्टूबर में ब्रिज पर हमला हुआ था और उसका नतीजा भी हमने देखा था। पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर किस तरह से फूटा था। हमले के बाद रूस ने फिर से ब्रिज को बनाया है और फिर से वहां पर यातायात चालू किया, फिर से कनेक्टिविटी जोड़ी है और यूक्रेन के लोगों पर एक्शन, यानी कि ब्रिज के बाद जो यूक्रेन के वहां रहने वाले, क्रीमिया में रूस के लिए काम करने वाले यूक्रेनियंस पर भी एक्शन इस प्लान का हिस्सा होगा, उन पर भी कार्रवाई होगी। रूस के लिए काम करने वाले यूक्रेनियंस पर मुकदमा चलाने की बात वो कह रहे हैं, इसकी पैरवी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों पर क्रिमिनल केस चलाने का उन्होंने सुझाव दिया है इस प्लान के तहत। ऐसे लोगों की सरकारी पेंशन बंद हो जानी चाहिए, यह भी उसका हिस्सा है उस प्लान का। सार्वजनिक नौकरियां देने पर उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और क्रीमिया में रूसी नागरिकों को निष्कासित करने की भी योजना है कि वहां से रशियंस को हटा देंगे। रूसी शासन के तहत किए गए रियल एस्टेट सौदों को रद्द करना, जो व्यापारिक समझौते हैं उनको रद्द करना भी इस प्लानिंग का हिस्सा है। तो जो लोग यूक्रेन के लोग वहां रह रहे हैं क्रीमिया में हमला और नियंत्रण के बाद ये सारी प्लानिंग है, ये सारा विस्तार है। और क्रीमिया ब्रिज पर सबसे पहले पहुंचा था TV9 भारतवर्ष, यानी आपका चैनल। जहां हुआ था हमला वहां पहुंचे TV9 के रिपोर्टर। TV9 भारतवर्ष पर क्रीमिया ब्रिज से ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी। अब हम उस ब्रिज पर मौजूद हैं जहां पर कि हम आपको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ ट्रैफिक किस तरह से चल रहा है, कहां पर हमला हुआ था और किस तरह की रिपेयरिंग हुई थी। और ये देखिए ठीक सामने में जिसके लिए क्रीमिया ब्रिज को लोग पहचानते हैं, जो क्रीमिया ब्रिज की पहचान है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में क्रीमिया ब्रिज को जाना जाता है, हम उस हिस्से से अभी गुजर रहे हैं। और इस हिस्से में देखिए TV9 भारतवर्ष की टीम ने ठीक इसी जगह पर समंदर से रिपोर्टिंग की थी, बोट पर चढ़कर रिपोर्टिंग की थी। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एक ब्रिज जहाँ से हम गुजर रहे हैं कार के जरिए, वहीं दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा ब्रिज जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो एक ट्रेन से के गुजरने का ब्रिज और एक ब्रिज है जिससे हम कार के जरिए यहाँ पर गुजर रहे हैं। और नीचे है ब्लैक सी और इस दरमियान आप देखेंगे। और ये देखिए जो बात कही जा रही थी कि पहले ये वन वे था, वन वे की जगह पे अब ये
टू वे हो गया, यानी कि एक तरफ से हम लोग आप जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से ट्रैफिक भी आ रही है। तो इसी ब्रिज के एक हिस्से से ट्रैफिक की और ये देखिए यही वो हिस्सा है जहां पर कि हमला हुआ था। ये देखिए ये टूटा हुआ जो आप देख रहे हैं यही वो हिस्सा है और इसी हिस्से में हमला हुआ था और इसी हिस्से में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैमरे पर आप लगातार देख रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और एक कंस्ट्रक्शन के काम के लिए क्रेन लगे हुए हैं और देखिए कंस्ट्रक्शन के और रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो TV9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त ठीक उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि धमाका हुआ था, जहां हमला हुआ था, आतंकी हमला, और इस समय भी हम देख सकते हैं कि उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है और हम गाड़ी से आगे भी बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ और संजीत जरा पीछे लेफ्ट साइड में भी दिखाइए, ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। इधर अपने कैमरे को घुमाइए और देखिए यहाँ पर ढेर सारे क्रेन लगे हुए हैं। तो ये सब जो क्रेन है ये सब क्रेन है ताकि इसके जरिए वो रिपेयरिंग का काम कर सके। तो लगातार TV9 इस समय दुनिया का इकलौता ऐसा चैनल है जो क्रीमिया ब्रिज पर मौजूद है। तो देखा आपने हमारे सहयोगी मनीष झा ने क्रीमिया से जो रिपोर्ट फाइल की थी, ठीक उसी पुल से जो इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर आ चुका है और जिसे ध्वस्त करने की प्लानिंग बड़े पैमाने पर चल रही है। इससे जुड़ी बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल OP तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। SVP सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं प्लान क्रीमिया को? इससे पहले भी यूक्रेन इसी कर्च ब्रिज को निशाना बना चुका है, यानी पुतिन को बता चुका है कि वो क्या कर सकता है। अब बड़े पैमाने पर इस ब्रिज को फिर से उड़ाने की प्लानिंग चल रही है, इसका अंजाम क्या हो सकता है? देखिए, ज़ेलेंस्की ऑन रिकॉर्ड है कि क्रीमिया को हम दोबारा हासिल करेंगे किसी हद कर। दूसरा, रूस के लिए क्रीमिया एक बहुत हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। बेशक दोनों देश इसके ऊपर आखिरी दौर लगाएंगे। अभी पॉइंट ये है कि कर्च ब्रिज के ऊपर दोबारा हमला ऐसे हो सकता है। रूस ने उसके बाद अपनी सिक्योरिटी और हवाई में, सी में और सैटेलाइट सिस्टम और ग्राउंड फोर्सेस के साथ उसकी जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है, काफ़ी तादाद में है। और इस हालात में अगर फिर भी यूक्रेन उसके ऊपर कुछ हमला कर सके और डिस्ट्रक्शन कर सके तो काफी मुश्किल है और बहुत हिम्मत का भी काम होगा, क्योंकि पहले भी ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई थी जब क्रीमिया पुल पर अटैक किया था। और इसी के साथ मैं कमेंट करना चाहता हूं कि अगर क्रीमिया में पहुंचना चाहते हैं तो इस समय अगला ये महीने में नामुमकिन है थ्रू ग्राउंड फोर्सेस, बिकॉज उसको खेरसोन और ये ज़ैपोरिज़िया के साउथ में उधर से अपनी फोर्सेस लगानी पड़ेगी। और उसके 75,000 से लाख ट्रुप डिप्लॉयमेंट है। सिंह सर, अपने इलाके तो बचा नहीं पा रहा, क्रीमिया तो बहुत दूर है। अपने इलाके बचा नहीं पा रहा, क्रीमिया बहुत दूर है। मैं बोल रहा हूँ कि क्रीमिया में अगर जाना है तो उस समय उसको ये तादाद हिलानी पड़ेगी। राइट, यूक्रेन को अपनी फौज में मैन पावर में शॉर्टेज है इस समय। सर, एक बड़ी खबर ले लें, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अगर हुआ क्रीमिया पर हमला तो भड़केगा युद्ध, यूक्रेन के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है रूस। क्रीमिया को लेकर रूस पहले भी वार्निंग दे चुका है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ी वार्निंग दी थी, आपको याद होगा, वो वार्निंग हमने आपको दिखाई थी। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो किसी भी हथियार का इस्तेमाल हो सकता है, यानी ये जंग न्यूक्लियर हथियारों तक तब्दील हो सकती है, ये जंग न्यूक्लियर जंग हो सकती है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करता है तो क्या हो सकता है। अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर क्रीमिया पर हमला होता है तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव बड़ी धमकी दे चुके हैं, क्रीमिया पर हमला होता है तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, ये मेदवेदेव ने कहा था। किसी भी हद से मतलब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी है। क्रीमिया पर कोई भी हमला रूस पर हमला माना जाएगा। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बात समझ में आ जाएगी। तिवारी सर, आप ही कहना चाह रहे थे कि ये तो वार पलटवार वाली पूरी स्ट्रैटेजी होगी कि अगर क्रीमिया पर अटैक करोगे तो हम मिसाइलों से दाग देंगे, हम आपके कीव को दहला देंगे, अगर क्रीमिया पर अटैक करोगे तो फिर न्यूक्लियर हथियार भी चला देंगे। निधि, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन पहली बात ये कहना चाहूँगा कि वॉर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सरप्राइज। अब जिस तरीके से यूक्रेन अपना प्लान फोकस कर रही है कि हमें कैसे कब्जा करना है, इसमें भी कुछ संदेह आ रहा, कुछ क्वेश्चन मार्क उठते हैं। लेकिन जहां तक ये ब्रिज का सवाल है, जैसे जनरल साहब बता रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इतनी इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए, रशिया किसी भी हद से जा सकता है। उस ब्रिज पर कोई भी अटैक
एक बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर होगा, जिसको रशिया किस रूप में कैसे ले जाएगा ये थोड़ा सा इंडिकेशन क्लियर कर चुका है। जिस तरीके से उसने डिसीजन लिया है कि बेलारूस तो में ट्रिगर दबा देंगे न्यूक्लियर हथियारों का पुतिन? ये तो नहीं कह सकता दबा देंगे, लेकिन अपना इंडिकेशन दिखा रहा है कि जिस तरीके से कि ये जरूर बोल दिया है कि अगर आंखें तरेरी क्रीमिया की तरफ अगर फिर से हमला हुआ कर्च ब्रिज पर तो बहुत बड़ा होगा, बड़ी तबाही होगी। अब देखिए एक और बड़ी खबर, पिछले साल 8 अक्टूबर में क्रीमिया ब्रिज पर हमला हुआ था। हमने आपको 13 अक्टूबर की वो रिपोर्ट भी दिखाई थी, जब इस हमले की तुरंत बाद मनीष झा वहां पर गए थे। रूस ने यूक्रेन पर लगाया था हमले का आरोप। रूस ने साफ कहा था यूक्रेन ने आत्मघाती हमला किया है। यूक्रेन ने ब्रिज पर हमले से हालांकि इंकार किया था। और जहां हुआ था हमला ठीक उसी जगह पर TV9 भारतवर्ष क्रीमिया ब्रिज पर 8 अक्टूबर 2022 को अटैक हुआ था। और क्रीमिया ब्रिज से मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। ठीक, अब हम उसी जगह से गुजर रहे हैं, उसी जगह से गुजर रहे हैं। यहाँ पर धमाका हुआ था और उसकी लपटें लगी थी। यहाँ पर देखिए ये डैमेज हुआ था इस पुल को, यहाँ पर अभी भी वो जले के निशान है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और उसकी वजह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डैमेज है उसको मैं देख पा रहा हूँ दूसरी तरफ से। और एक तरफ संजीत आपको वो ब्रिज दिखा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो धमाका हुआ था उससे हम लोग गुजरते हुए और हमने देखा कि किस तरीके से इस धमाके वाली जगह पर जो रिपेयरिंग का काम है वो चल रहा है। तो अब हम इसको पार करके अब सीधे आर्क की तरफ जा रहे हैं। देखिए ब्रिज को तो बहुत नुकसान पहुंचा है, वो देखने से ही मुझे समझ में आ रहा है। और जिस तरीके का नुकसान पहुंचा, और निश्चित तौर पर जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रांग मैसेज था रूस के लिए भी और रूस के खिलाफ जो देश हैं उनके लिए भी। लेकिन इन सब के बीच में हम ठीक इस वक्त ब्रिज के उस जो पहचान वाले हिस्से हैं यानी आर्क, वहाँ से होकर गुजर रहे हैं। और वो आप अभी देख पा रहे होंगे मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी। और TV9 भारतवर्ष की टीम पहले क्रीमिया से रूस के तमन गई और फिर वापस तमन से क्रीमिया लौट के आई। और इस दरमियान हमने उन इलाकों को देखा जो कि ब्लास्ट की वजह से जिनका डैमेज हुआ था और जिसकी रिपेयरिंग हो रही थी। और इस तरीके से हमारा मकसद ये था दिखाने का कि जिस जगह पर हमले के बाद रूस एक बार फिर से परमाणु हमले करने पर विचार कर रहा है, वहाँ से मौजूद होकर उस ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार वो रिपोर्ट करके दिखाएं कि देखिए रूस और यूक्रेन के जंग का अभी ये एपिसेंटर क्यों बना हुआ है। शरदेंदु सर, ये तो हमने रिपोर्ट दिखाई थी उस वक्त की, लेकिन अब जो हालात हैं, अगर फर्ज कीजिए अगर ये हमला होता है तो क्या ये पहले से बड़ा हमला होगा? क्योंकि उसका 12 सूत्रीय कार्यक्रम तो हम देख ही रहे हैं, बड़ी लंबी योजना बनाई जा रही है। देखिए हाँ, यूक्रेन पूरी कोशिश करेगा कि क्रीमिया पे हमला बोल के दबाव बनाया जा सके और ऐसी नर्व को रूस के दबाया जाए जिससे वो रिएक्ट करे और ऐसा कदम उठाए जिससे कि सारे नाटो कंट्री मिल के रूस के खिलाफ खड़े होकर एक न्यूक्लियर या वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्रिएट किया तो एक बार नब्ज दबाकर अंजाम तो देख चुके हैं, फिर दोबारा नब्ज दबाएंगे। ये लड़ाई चल रही, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये ब्लेम काउंटर ब्लेम अटैक काउंटर अटैक चलते रहेंगे और क्रीमिया लंबी खींचेगा। और उसका जेलेंस्की इस थ्योरी पे बिलीव कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इस वॉर में इन्वॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उनकी मदद करें, तभी ये युद्ध आगे चलता है। यूक्रेन की स्थिति इस समय नहीं है कि वो अपने बल पे युद्ध लड़े, उसके पास सैनिक नहीं, उसके पास हथियार नहीं, उसके पास वॉरशिप नहीं, उसके पास टैंक नहीं, उसके पास एम्युनिशन नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मांग के आप 14 महीने से युद्ध लड़ रहे हैं तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आपकी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई तो आप उनको डायरेक्ट इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। जैसे कि उनका जो बोला है कि हम एक एक इंच जमीन वापस लें तभी संभव हो पाएगा। और क्रीमिया देखिए 2014 से रशिया के पास है, उस समय क्यों नहीं हमला उसी जोर पे किया? क्योंकि वहां पे प्रो यूक्रेन गवर्नमेंट थी, इसलिए उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और जो क्रीमिया में जो पॉपुलेशन है वो भी प्रो रशियन है, 40% लोग प्रो रशियन है। इसी तरह डॉनबास का इलाका प्रो रशियन है। तो ये अगर पूरी श्रृंखला देखेंगे तो रशिया का जो ऑपरेशन यूक्रेन में है, क्रीमिया पे अपना आधिपत्य पूरी तरह से जमाने, ब्लैक सी पे एंट्री, अपना 24/7 पोर्ट को पकड़ने के लिए, ये सारी चीजों को मद्देनजर रख के किया। अगर नहीं करता और क्रीमिया पे हमला होता और क्रीमिया रशिया से अगर निकल जाता वो कहीं का नहीं रहता, तब उसके जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता। बहुत बड़ा हमला होता। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बिगर पॉइंट है ये। फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर रूस में खलबली मची हुई है। नाटो सदस्यता को लेकर रूसी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रही है। फिनलैंड पर राष्ट्रपति पुतिन कब्जा करें, यह तक कहा जा रहा है रूसी मीडिया में। फिनलैंड को मिलने वाली है नाटो की सदस्यता और रूस इस बात से
भड़का हुआ है। देखिए, पहले तुर्की ने अड़ंगा लगाया था। तुर्की को यह मंजूर नहीं था कि फिनलैंड को नाटो में शामिल किया जाए। और नाटो के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर एक भी सदस्य ने, एक भी नाटो कंट्री ने सवाल खड़े किए और हामी नहीं भरी तो कोई भी दूसरा देश नाटो का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन तुर्की भी रजामंद हुआ और फिनलैंड का नाटो सदस्य बनने का रास्ता साफ हो गया है। रूस भड़का हुआ है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि कैसे फिनलैंड को लेकर युद्ध भड़कने की आशंका बढ़ गई है। अब फिनलैंड को लेकर भी युद्ध होगा क्या? यह है बड़ा सवाल। फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनने का रास्ता दरअसल साफ हो चुका है। नाटो की सदस्यता को लेकर, मेंबरशिप को लेकर तुर्की ने क्योंकि अपना विरोध छोड़ दिया है, बाकी देश तो पहले से ही रजामंद थे। अब फिनलैंड नाटो का सदस्य आराम से बन सकता है। जो रोड़ा था वो हट चुका है। फिनलैंड को लेकर रूस में यही वजह है कि जबरदस्त चर्चा हो रही है। रूस में फिनलैंड पर कब्जा तक करने की मांग होने लगी है। फिनलैंड पर रूस को कब्जा कर लेना चाहिए। रूसी मीडिया में इस तरह के बयानात की बाढ़ सी आ गई है। क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड के लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे? यह कहा जा रहा है रूसी मीडिया में। फिनलैंड और स्वीडन नाटो सदस्यता के लिए पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, यानी फिनलैंड तक मामला रुकने वाला है नहीं। अभी और कंट्रीज जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। स्वीडन का अगला नंबर हो सकता है। रूस के नॉर्थ में स्थित है ये फिनलैंड। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस डेवलपमेंट को कैसे आप देखते हैं? हमने ये देखा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बुनियाद इसी बात ने डाली कि यूक्रेन नाटो मेंबर बनना चाहता था। अब फिनलैंड को सदस्यता मिलने जा रही है। सारे रोड़े हट चुके हैं। रूस में खलबली मची हुई नजर आ रही है। ये मामला कहां तक जाता देखते हैं? देखिए, ये जो वहाँ पे सोशल मीडिया में इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई वाइबल और पॉसिबल है। जब रशिया यूक्रेन से ही नहीं निपट पा रहा तो आप फिनलैंड और पोलैंड और स्वीडन और इनको छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात की ये बात मान के चलिए कि जो एक प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज थे टर्की के साथ में, वो हट गए थे। और अमेरिका चाहता तो पहले भी हट सकता था, क्योंकि अमेरिका आराम से टर्की को इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं। अब डेज हैं कि अब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता। नहीं सर, डर इस बात का है रूस के अंदर कि अब तो नाटो सीधा फिनलैंड के सहारे रूस के बॉर्डर पर आकर बैठ जाएगा। 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा जो शेयर होती है, बहुत क्विक सर। यही कारण है कि रशिया अब बेलारूस में टैक्टिकल वेपन्स को तैनाती करने का फैसला ले चुका है। डिटरेंस और थ्रेट को वहीं पर ही रोकना चाह रहा है। और वहीं बाखमुत को लेकर यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बाखमुत में स्थिति बहुत खराब है। हना मालियार ने कहा है वैगनर ग्रुप के साथ रूसी सेना हमले कर रही है। बाखमुत में रूस को किसी तरह से रोकना होगा, हना का ये बयान है। तो बाखमुत को लेकर यह बयान तो हमने आपको बताया ही। बाखमुत को लेकर यूक्रेन ने बड़ी चिंता जताई है। यूक्रेन के उप रक्षा मंत्री हना मालियार का चौंकाने वाला बयान है। बाखमुत में हालात पहले की तरह बहुत खराब हैं। वैगनर के साथ साथ पैराट्रूपर्स का इस्तेमाल कर रहा है रूस। हमें रूसी सेना को हर कीमत पर रोकना होगा। रूस को अपने सैनिकों के नुकसान की परवाह नहीं है। हमें काफी संभल कर बाखमुत को बचाना होगा। तो बाखमुत के लिए आखिरी दम तक लड़ने की बात कही जा रही है। तिवारी सर, बाखमुत को लेकर लगता है यूक्रेन ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि उसे अभी भी लग रहा है कि वो लास्ट रेसिस्टेंस लाइन को क्रिएट कर सकता है, जिससे रूस के सामने एक चुनौती होगी। रवि, इसमें हमारे ख्याल से रशिया की भी एक लॉन्ग प्लान स्ट्रेटेजी है। रशिया की स्ट्रेटेजी यही है कि यूक्रेन फोर्सेस को कई पॉइंट पर इंगेज रखो, बाखमुत कई सारे में इंगेज रखो, ताकि एक जगह कंसंट्रेट होकर कोई अटैक ना कर सके। इस माध्यम से, बिकॉज एक बाखमुत दो खाली रशिया को, बाखमुत को कब्जा करके रशिया को बहुत ज़्यादा गेन होने वाला नहीं है। लेकिन जो लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड वॉर चल रहा है, जिससे फंसा रखा है, एक मेजर चंक ऑफ द फोर्स इनकी यूक्रेन की और नाटो की जो भी कहो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ लगी हुई है। यही मरियापुल में हुआ था, काफ़ी लंबा खिंचा था, काफ़ी लोग लगे हुए थे। इस तरीके की स्ट्रेटेजी रशिया की चलती रही। यही जाता ना कि बाखमुत जो है वो एंट्री पॉइंट है, एक तरह से यूक्रेन का सुरक्षा कवच है।
बाखमुट ढह गया तो फिर अगला निशाना कीव का होगा। बाखमुट ढह गया, लेकिन रशिया को कीव तक पहुंच के जीत सकते हैं, लेकिन रिटेन करना असंभव है, ये रशिया ने देख चुकी है। तो रशिया ने एक जो डिफेंस लाइन बनाई हुई है, और सर अगर बाखमुट गया तो जो यूक्रेन चिल्ला रहा है क्रीमिया प्लान को लेकर, वो भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा अभी से। क्रीमिया का कब्जा करने, क्रीमिया पर अटैक कर सकता है, क्रीमिया को तबाह कर सकता है, लेकिन वहां कब्जा करके रिटेन करना रशिया के संभव नहीं है। इतिहास गवाह है, कभी किसी देश ने नहीं बिल्कुल। और इसी से संबंधित एक बड़ी खबर भी ले लेते हैं कि किस तरह से ये तनातनी है और क्रीमिया और बाखमुट पर सबसे बड़ी नजर है। यूक्रेन और जेलेंस्की के लिए बहुत बुरी खबर है। रूस से समझौते के लिए होना पड़ सकता है मजबूर। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति लियोनिद कुचमा के सलाहकार का ये दावा है। कई देशों में उठ रही है वॉर रोकने की मांग। तो देखिए, अब यूक्रेन के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये लड़ाई बहुत मुश्किल है, और कई देशों से ये मांग उठ रही है कि आप समझौता कर लीजिए, वॉर आगे मत बढ़ने दीजिए, समझौता कर दीजिए। ये बहुत बुरी खबर है उन जेलेंस्की के लिए जो कि डंके की चोट के साथ बार बार ये दोहराते हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम समझौता नहीं करेंगे। आइए देखते हैं पूर्व यूक्रेनियन राष्ट्रपति के सलाहकार ने क्या कुछ कहा है। इससे आप समझ पाएंगे कि हालात तेजी से बदल रहे हैं। जेलेंस्की को क्या घुटने टेकने होंगे, जेलेंस्की को जल्द ही बातचीत के लिए मजबूर होना होगा, ये कहा है। कई पश्चिमी देशों की राय जंग को लेकर बदल रही है। इन देशों में वॉर रोकने की मांग जोर पकड़ रही है। डर सताने लगा है कि युद्ध यूरोप और एशिया तक ना फैल जाए। यूक्रेन को पश्चिम से बढ़ती सैन्य मदद पर भी सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो ये जो पॉइंटर्स हैं वो ये बता रहे हैं, सिंह साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, वो ये पॉइंटर्स बता रहे हैं कि अगर जेलेंस्की ने घुटने नहीं टेके, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने पहल नहीं की, बातचीत की, उन्होंने ये नहीं कहा कि वॉर रोक दीजिए, हम तैयार हैं जो आपकी शर्तें हैं रूस की, तो फिर युद्ध नहीं रुकेगा और जेलेंस्की को घुटने टेकने पड़ेंगे। ये पूर्व यूक्रेनियन राष्ट्रपति कह रहे हैं। देखें, जेलेंस्की इस समय एक कठपुतली के खेल में फंसा हुआ है। अमेरिका और नाटो देशों ने उसको इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि वो समझता है कि मैं अश्वमेध के ऊपर हॉर्स राइडिंग कर रहा हूँ, और वो सच्चाई नहीं है। जितना नुकसान यूक्रेन के ऊपर हो रहा है वो रूस का भी नुकसान है, पर उसका बहुत ज़्यादा अधिक है। कोई रिसोर्सेज नहीं उसके पास। और जो समझदार नेता हैं अभी वो सुझाव दे रहे हैं कि किसी तरीके से पीस एग्रीमेंट हो। अभी हम बाखमुट की बात ही कर रहे थे। देखें, पूर्व, उत्तर और दक्षिण से उसको घेराव किया हुआ है रूस ने, और सिर्फ पश्चिम की तरफ से यार वो पिंसर मूवमेंट कभी भी रूस कंप्लीट कर सकता है। पर बाखमुट लेने के बाद रूस को एक क्लियर रन नहीं है कीव का, उसको अवदीका लेना है जो कि करीबन 50-60 मील दूर है। और जब तक वो नहीं लेगा, बिकॉज अवदीका का इंपॉर्टेंस ये है कि वो रेल रोड हब है और वो देता है नाइप्रो रिवर की तरफ डायरेक्शन और कीव की तरफ। तो सबसे जरूरी इस लड़ाई में अवदीका का खेल होगा, और इससे मैं समझता हूँ के बाद अगला निशाना अवदीप का ही होगा। हाँ, और जैसे मैंने बताया था कि 75,000 से 1 लाख ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट जेलेंस्की ने की हुई है वहाँ पे, उसकी सारी रिसोर्सेज वहाँ पे लग रही हैं। और ये अभी जो स्नो और ये रेन्स हो रही है, बारिश हो रही है वहाँ पे, जितने भी टैंक आ रहे हैं और मरिंका की बात करें तो इन्हें शोल्डर सिटीज कहा जाता है। अगर इन दोनों पर रूस कब्जा कर लेगा तो डोनेट्स्क ओब्लास्ट जो राजधानी है वहां पर उसका जो कब्जा है वो पुख्ता हो जाएगा हो जाएगा, और उसको रूस को भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अपनी लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन वो अवदीका तक बढ़ा सकेंगे और वो ऑपरेशन सपोर्ट कर सकते हैं। और जो रूट है वो क्रीमिया तक उसका बेरोक वहां से होगा, और चालू हो जाएगा। अगर वहां पे आता है एक और ऑप्शन खुलेगा बेलारूस से कीव को थ्रेट करने के लिए। ठीक है, एक क्विक पॉइंट शर्देंदु जी। मैं ये इस समय बोलना चाह रहा हूँ कि इस समय यूक्रेन की रेसिडुअल पावर क्या है, वो किस पॉइंट को होल्ड करेगा। बाखमुट में उसने पूरा जोर लगा रखा जैसे वो ना गिरे। इसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी आप बात करें, उसको होल्ड करने के लिए उसके पास नहीं, रिसोर्सेज उसने पूरे कमिट कर दिए हैं, उसको मदद के लिए डिपेंड करना पड़ेगा। कि वैसे भी रशिया नहीं चाह रहा है वहां पे, तो वो ईस्टर्न कॉरिडोर इस्टेब्लिश कर रहा है क्रीमिया से अपना लैंड का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रिगेडियर शर्देंदु। इस बीच देखिए, ब्लैक सी से TV9 भारतवर्ष की एक और ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने रख दें। क्रीमिया ब्रिज पर अटैक के बाद हमले हुए थे तेज। ब्लैक सी से मनीष झा की, हमारे सहयोगी की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद एक बार फिर से चर्चा की होगी शुरुआत।
देखिए TV9 भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र विदेशी चैनल है जो क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद यहां पहुंचा है और यहां की हालात हम दिखा रहे हैं आपको। इस वक्त ब्लैक सी पर मौजूद हैं हम और हम आपको वो ब्रिज भी दिखाने जा रहे हैं। और बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए बदला क्या है, बदला ये है कि जब मैं पहली बार आया था 3 महीने पहले यहाँ पर तो थोड़ी चहल पहल थी। इस वक्त यहाँ पर जो है वो एकदम सन्नाटा सा है और इसके अलावा अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। यानी जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट चेक होने लगे कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर पहले कई सारी बोट होती थी और उस बोट के जरिए हमने खुद भी ब्रिज के पास जाकर, ब्रिज के अंदर से, ब्रिज के नीचे से जाकर रिपोर्टिंग की थी। मैं कैमरामैन संजीत से कहूँगा थोड़ा और मूव करें और थोड़ा और मूव करते हुए दिखाते चलें इस तरफ क्या और सब लोकेशन को भी, और ताकि हम आपको दिखा सकेंगे कि अभी एग्जैक्टली यहाँ चल क्या रहा है। देखिए गौरव, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि बहुत सारी जो सरकारी एजेंसी है, सरकारी एजेंसियों के लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। यानी कि पिछले 4 दिन से जो इन्वेस्टिगेशन चाहे मास्को से हो रहा था या मास्को के अलावा जो दूसरे जगहों के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, उन सब की गाड़ियाँ पर मैंने यहाँ पर देखी। बहुत सारी गाड़ियाँ जो आप पार्किंग में देख रहे हैं। कैमरे पर देखिए वो ब्रिज जहाँ पर 4 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था, वो ब्रिज जिस पर धमाके के बाद रूस ने बदला लेते हुए यूक्रेन के 12 शहरों पर गोले दागे थे, मिसाइल चलाई थी, जिसमें 30 से अधिक लोगों की जानें गई थी। ये वो ब्रिज है जिसको लेकर हमेशा से रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया में तनाव इस कदर है कि लगता है कि पता नहीं कब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम चला देंगे। उस ब्रिज को अभी आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रहे हैं। तो देखिए मनीष झा की आपने रिपोर्ट देखी। आप देखिए इस बीच रूसी सैनिकों को लेकर ब्रिटेन बहुत बड़ा दावा कर रहा है। ज्यादा शराब पीने से रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, ब्रिटेन ये बोल रहा है। रूसी सैनिकों को लेकर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय का यह दावा, शराब की वजह से यूक्रेन में रूसी सैनिकों की हालत बहुत खराब है। तो देखिए लगातार वेस्ट की तरफ से बहुत कुछ कहा जाता है, तो क्या ये उसी क्रम में है जो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक बहुत शराब पी रहे हैं युद्ध के मैदान में और यही वजह है कि बड़ी संख्या में वो हताहत हो रहे हैं। आखिर इस दावे में, इस बयान में दम कितना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि किस तरह से शराब को लेकर यह दावा किया गया। युद्ध नहीं, शराब ने काम बिगाड़ दिया रूसी सैनिकों का। यूक्रेन में रूसी सैनिकों को लेकर ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा क्या किया जा रहा है, ये देखिए। यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिक ज्यादा शराब पीते हैं, इसलिए वो हताहत हो रहे हैं। ज्यादा शराब पीने की वजह से रूसी सैनिकों की इतनी ज्यादा हालत खराब वॉर जोन में हो गई है। शराब के अत्यधिक सेवन से रूसी सैनिक हताहत हो रहे हैं, यह दावा ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय कर रहा है। युद्ध में करीब 2 लाख रूसी सैनिक हताहत हुए हैं और इसके पीछे की वजह गोला बारूद का बरसना नहीं है बल्कि शराब पीना है। रूस के खराब हथियार भी हताहत होने की एक वजह है, यह भी बताया जा रहा है। यानी आप देखें किस तरह से इस पूरी स्टोरी को बिल्डअप करने की जो कोशिश, अब ये वाकई बिल्डअप हो रहा है या ये रियलिटी है, यह हम समझते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जनरल सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि यहां पर बिल्डअप करने की जो पहले भी हम कोशिशें देखते रहे वही हो रही है प्रोपेगेंडा के जरिए, या वाकई में इन बयानों में, इन दावों में कुछ आपको दम नजर आ रहा है? मैं एकदम इसको डिसमिस करूंगा। ब्रिटेन का ये एक प्रोपेगेंडा है, डिसइंफॉर्मेशन। रूस की फौज काफी हद तक प्रोफेशनल है। जरूरी बात ये माननी पड़ेगी कि इतना सक्सेस उनको बैटलफील्ड में नहीं मिला, पर ऐसे शराब के हालात बताना ये नामुमकिन है काफी हद तक। और मैं नहीं ये मानता एक प्रोफेशनल आर्मी लड़ाई के मैदान में उनको शराब की सप्लाई हो रही है कि एम्यूनिशन की सप्लाई हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है। तो इसको तो हमें डिसमिस करना चाहिए। और रूस अभी क्योंकि एक ऐसे पॉइंट पे आया हुआ है कि बाखमुत अगर गिर गया तो यूक्रेन काफ़ी टूटेगा, और इसीलिए वो ऐसे डिसइंफॉर्मेशन। लेकिन जब इतनी लंबी कोई जंग खिंचती है, चलती है, तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है क्या सैनिकों में? फ्रस्ट्रेशन तो जरूर है, फटीग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। रेस्ट एंड रिलीफ फौज के लिए बहुत जरूरी है, रिप्लेनिशमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल सिंह साहब, अहम खबर है, चीन के 3 वॉरशिप की जापानी सीमा के पास घुसपैठ हो गई है। सेनकाकू आइलैंड के पास वॉरशिप ने किया लंबा स्टे। चीन की हरकतों से ईस्ट चाइना सी में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और
इसी आमद से जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। ताजा तस्वीरें भी थोड़ी देर में आपके सामने होंगी, लेकिन ईस्ट चाइना सी में एक बार फिर तनाव, टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साउथ चाइना सी में हमने देखा चीन किस तरह से दबदबा बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है, और अब ईस्ट चाइना सी में भी टेंशन बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। तो देखिए, जाहिर है चीन की ऐसी हरकतों के एक दिन बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं, ये हम सब जानते हैं। चीन की जो ये हरकतें हैं ये बदस्तूर जारी हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले भी हमने साउथ चाइना सी में इसी तरह टेंशन बढ़ते हुआ देखा है। हम इस पर बात करेंगे और उससे जुड़ी एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे। जापान की दहलीज पर चीनी वॉरशिप, चीन वर्सेस जापान में कैसे चिंगारियां भड़कती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, 3 चीनी वॉरशिप्स ने जापान के समंदर में डेरा डाला। जापान के सेनकाकू आइलैंड के बिल्कुल पास ये वॉरशिप्स पहुंच गए। रिकॉर्ड 80 घंटे 36 मिनट तक यहीं पर टिके रहे चीनी वॉरशिप। 2012 के बाद कभी भी इतने समय तक यहां पर चीनी वॉरशिप्स की मौजूदगी नहीं रही। इस बार मंशा क्या थी, चाहता क्या है चीन? जापान के सेनकाकू आइलैंड पर चीन दरअसल अपना दावा करता रहा है। थोड़ा बैकग्राउंड भी समझिए। 2012 में जापान ने सेनकाकू को जापान का हिस्सा घोषित किया था, और अब इस रीजन में तनाव बढ़ाने की चीन की ये कोशिश नजर आती है। हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वर्ल्ड कवरेज के इस शो में अपनी राय से हमारे दर्शकों को वाकिफ कराने के लिए।